चलो, अपन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तक किया था ना। चलो क्वेश्चन लिखो पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ बॉडी एट टेम्परेचर, अ बॉडी एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस is kept in a surrounding, a body of temperature 40 degree Celsius is kept in a surrounding of constant temperature 20 degree Celsius. It is observed that its temperature fall to 35 degrees Celsius in 10 minutes. A body at temperature 40 degrees Celsius is kept in a surrounding of constant temperature 20 degrees Celsius. It is observed that its temperature falls to 35 degrees Celsius in 10 minutes. लिखा है इतना? Yes, sir. How much more time will it take? How much more time will it take for the body? Find how much more time will it take for the body to attain a temperature of 30 degrees Celsius. तो ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हमारे पास एक बॉडी है, जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर कितना दिया है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियली टेम्परेचर दिया है वहां पे 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है और कितना है सराउंडिंग का टेम्परेचर? 20 डिग्री सेल्सियस। देखो यही कि नहीं वहां पे। अच्छा बताओ, बॉडी और सराउंडिंग इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है? स्मॉल है या लार्ज है? अबे जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस देखें किसके बीच का? बॉडी और सराउंडिंग के बीच का। तो बताओ वो 20 डिग्री का है कि नहीं है? यस सर। और मैंने क्या बोला था? टेम्परेचर डिफरेंस अगर स्मॉल होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल होगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या लिखवाया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में लिखवाया था माइनस ऑफ dt बाई dt। बताओ रेट ऑफ कूलिंग था कि नहीं था? यस। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस था। देखो ये था कि नहीं था रिजल्ट वहां पे? यस सर। लेकिन क्या लिखवाया था? ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होता है। डेल्टा टी क्या था? डेल्टा टी वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस था। अब बताओ मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक तो सॉल्व करने का तरीका है कि हम इंटीग्रेट करें वहां पे। ये क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं बोल रहा है? इनिशियली टेम्परेचर कितना है बॉडी का? इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री है और 40 डिग्री से कितना हुआ पहले? 35। इट इज ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर फॉल्स टू 35, है ना। और इसके लिए टाइम इंटरवल कितना लगा? इसके लिए टाइम इंटरवल लगा उसको कितना? 10 मिनट्स। फिर इसके बाद बॉडी का टेम्परेचर 35 से कितना गिरना चाहिए? 30 गिरना चाहिए। तो बताना है कि अब जो टाइम लगेगा वो टाइम इंटरवल कितना होगा। यही बोल रहा है नहीं बोल रहा है? यस सर। अच्छा, मैंने वहां पे लिखवाया था कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है? तो वहां पे इक्वेशन बनती थी माइनस dt बाई dt इक्वल्स टू हो जाएगा k कांस्टेंट। t अगर किसी टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर है और t0 वहां पे क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर है। देखो एक तो तरीका क्या है, टर्म को सेपरेट आउट करो और इसको इंटीग्रेट करो। बताओ लिमिट कहां से कहां पुट करें? टेम्परेचर की एक मैंने क्या बोला था? मैंने एक बोला था कि एक तरीका ये है कि माइनस dt अपॉन क्या हो जाएगा? t माइनस t0।
और ये टेम्परेचर किसमें था, डिफरेंस तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हो जाएगा dt अपॉन टी माइनस टी नॉट इक्वल टू के इंटू डी टी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक तरीका है कि इसको हम इंटीग्रेट करें और लिमिट क्या पुट करें, लिमिट पुट करें पहले 40 से 35, टाइम हो गया 0 से 10, होगा ही नहीं होगा यहाँ पे। Yes, sir. और सेकंड केस में हम क्या करें, सेकंड केस में 35 से लिमिट कहां तक पुट करें, 30. ठीक है। या फिर हम क्या करें, नहीं सेकंड टाइम हम लिमिट पुट करें 40 से 30 तक, फिर टाइम इंटरवल निकाले उसमें से 10 हम क्या कर दें, माइनस कर दें, ये भी कर सकते नहीं कर सकते। यस सर। जैसे Yes, sir. एक बार हमने इंटीग्रेट किया यहां से यहां तक का टाइम लिया t1 और एक बार हमने इंटीग्रेट किया 45 से 30, टाइम निकाल लिया t2 और यहाँ पे t2 माइनस t1 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अरे हाँ या ना, अरे कर सकते नहीं कर सकते इंटीग्रेट करके, अबे लास्ट क्लास में इस तरह से अपन ने इंटीग्रेट किया था और किसी इंस्टेंट पे टेम्परेचर भी कैलकुलेट किया था, याद है कि नहीं याद है वहां पे। सर लास्ट क्लास में वी एवरेज से किया था। अरे वो बात तो कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जब पढ़ा था तो वहां पर हमने किसी इंस्टेंट पे बॉडी का टेम्परेचर निकाला था कि नहीं निकाला था। Yes, sir. तो एक तो वो तरीका है कि वहां पे इंटीग्रेट करें और कैलकुलेट कर लें, लेकिन वो मेथड लेंथी जाता है। तो दूसरा Yes, sir. मेथड मैंने वहां पे क्या बताया था कि वहां पे अगर हम लिखते हैं माइनस डी बाई डी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है बताओ ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है कि नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये रेट ऑफ कूलिंग थी। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, पहले टेम्परेचर कहां से कहां गया, 40 से 35 हुआ, कितने टाइम में हुआ, 10 मिनट्स में हुआ, कांस्टेंट के। अच्छा टी टेम्परेचर को हम क्या लिखते थे वहां पे, एवरेज ले लेते थे, तो वहां पे हम लिखते थे 40 प्लस 35 बाई 2 माइनस क्या लिखा, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20। बताओ ये इक्वेशन 1 बनी कि नहीं बनी। सेकेंड Yes, sir. इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिखेंगे 35 से 30, कितना टाइम है वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, किसके बराबर के। अब टी एवरेज क्या होगा, टी एवरेज होगा 30 प्लस 35 बाय 2 माइनस 20। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, के कांस्टेंट हटेगा। अब चेक कर लो टाइम टी कितना है वहां पर, सर 12.23 मिनट। चेक करे रहा, 14 मिनट्स दिया है मेरे पास, एक बार चेक करो कैलकुलेशन जो तुम कर रहे हो। देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो और देखो टाइम कितना आ रहा है। मेरे पास जो कैलकुलेशन है उसमें दिया है 14 मिनट्स दिया है। Yes, sir. 40 minutes आ रहे हैं। कितना आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 14 ही क्या आ रहा है, Exact आ रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है 14 ना, चेक करो Yes, जरा। sir. यस सर। और ध्यान है ये टाइम मिनट्स में था, तो ये टाइम भी तुम्हारा मिनट में आ रहा होगा, टी की वैल्यू आ रही होगी 14 मिनट्स। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया उसको भी करके देखना इंटीग्रेट करके, वहां से भी जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 14 के आसपास आता है। यस सर 14 मिनट। हुआ इतना। यस सर। अच्छा लास्ट क्लास में मेनली हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े थे, या बेसिकली एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, स्टेफेंस लॉ, यही था नहीं था वहां पे। और स्टेफेंस लॉ में हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर कोई बॉडी एनर्जी एमिट कर रही है या एनर्जी ले रही है, तो जो भी एमिट करने का या गेन करने का रेट था पावर, उसका फॉर्मूला था E A सिग्मा T टू दी पावर 4।
बताओ, यही एक फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना वहां पे हमने? ई Yes, वहां yes, पे sir. एमिसिविटी थी, ए एरिया था, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट था, और टी वहां पे टेम्परेचर था। अच्छा, एक तो हमने स्टेफेंस लॉ की बात करी थी, बाद में हमने बात करी थी वहां पे प्रेवोस्ट थ्योरी की। और प्रेवोस्ट थ्योरी में हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर हम किसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो वो बॉडी क्या कर रही है सेम टाइम पे। अगर हम किसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी सेम टाइम पे एनर्जी ले भी रही है रेडिएशन के थ्रू, और एनर्जी एमिट भी कर रही है। जो एनर्जी एमिट करने का रेट होता है वो डिपेंड करता है उसके खुद के टेम्परेचर पे, और जो एनर्जी को लेने का रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। था कि नहीं था? फिर वहां पे लिखवाया था कि अगर एनर्जी का एमिट करने का रेट ज्यादा है और लेने का रेट कम है तो उस केस में टेम्परेचर क्या होता है? अगर बॉडी एनर्जी कम ले रही है और एमिट ज्यादा कर रही है तो उस केस में बॉडी की कूलिंग होती है Yes, sir. Decrease. है ना? और अगर एनर्जी ज्यादा ले रही है और एमिट कम कर रही है तो वो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर बॉडी जिस रेट से एनर्जी एमिट कर रही है, अगर उसी रेट से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे तो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट हो जाता है। सबको ये चीज याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे अभी स्टीफेंस लॉ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन था एग्जाम में इसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का? सर कोई एक रेफ्रिजरेटर पे भी क्वेश्चन आया था चैप्टर वाइज। क्या बोल रहे हो? रेफ्रिजरेटर पे क्वेश्चन आया था। अरे पूछ रहा हूँ, रेडिएशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कोई क्वेश्चन था क्या? नो सर। नहीं था। हीट से था कि नहीं था क्वेश्चन? अबे हीट के क्वेश्चन थे कि नहीं थे टेस्ट में, ये पूछ रहा हूं। दिया भी था कि नहीं दिया था? लिखो तुम तो क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, a spherical body with radius 20 centimeter, a spherical body with radius 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. A spherical body with radius 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. लिखा है ना? If the radius were halved and the temperature doubled, if the radius were halved and the temperature is doubled, what would be the power radiated? What would be the power radiated? तो यहां पे जो बॉडियों केवल एनर्जी एमिट कर रही है, और पावर का फॉर्मूला याद होगा, वो था ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। अच्छा, ए कौन सा एरिया था वहां पे? ए बॉडी का सरफेस एरिया था, तो फॉर्मूला वहां पे बन जाएगा P इक्वल्स टू ई, एरिया हो जाएगा वहां पे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। ये हो गई इक्वेशन 1। और बताओ इनिशियली पावर कितना दिया हुआ है? इनिशियली पावर दिया है वहां पे 450 वॉट। अच्छा, बाद में हमें पावर कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना? बॉडी का नेचर तो चेंज हुआ नहीं, तो एमिसिविटी तो वही है। ये हो जाएगा 4 पाई। बताओ रेडियस को हमने क्या कर दिया? हाफ। इसको हम r बाय 2 का स्क्वायर लिखे ही नहीं लिखे? यस सर। सिग्मा वही रहेगा, टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया, तो 2t टू दी पावर क्या कर दें? 4 कर दें। अब बताओ P डैश की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे की जगह तो हम पुट करेंगे वहां पे 450, 1800 वाट। अब नीचे आ जाएगा 4, ऊपर कितना आ जाएगा 16। तो ये बताओ 4 इंटू 450 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वहां पे? यस सर।
तो चेक कर लो, आंसर जो दिया हुआ है वो दिया है 1800 वॉट। यानी कुछ नहीं किया हमने, जो स्टीफेंस लॉ था Yes, उस लॉ sir. को हमने केवल यूज किया है। Yes, sir. Yes, sir. फिर लिखो नेक्स्ट वहां पे, द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। हो गया ना, सबने इतना नोट डाउन कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. हमने Yes. केवल रेडियस को हाफ किया, टेम्परेचर को डबल किया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ बल्ब, द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ बल्ब with a tungsten filament, the operating temperature of a bulb with a tungsten filament of power 60 watt is 3000 Kelvin. The operating temperature of a bulb of power 60 watt is 3000 Kelvin. If the surface area of the filament be 25 millimeter square, find its emissivity. बताओ फिर से, फॉर्मूला हमें यही यूज करना है कि नहीं यूज करना है? कि जो भी बल्ब है, बल्ब जो एनर्जी एमिट कर रहा होगा रेडिएशन के थ्रू, बताओ उसका पावर यही है कि नहीं है? E A सिग्मा T to the power 4। अच्छा, पावर कितना दिया हुआ है? पावर हमें दिया है 60 वॉट। ई हमें इमिसिविटी कैलकुलेट करनी है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, सिग्मा स्टेफन कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर केल्विन में होता है, और ये कितना हो गया? 3000 टू दी पावर 4। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे सिग्मा की। सिग्मा लास्ट क्लास में अपन ने यूज किया था ना? Yes, So sir. sigma कितना था? 5.67 into 10 to the minus 8. -8. 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 है ना? Yes, sir. Yes, एसआई sir. सिस्टम में अगर जाओगे तो देखो रेडियस तुम्हें दिया है मिलीमीटर में, उसको कन्वर्ट कर दो मीटर में वहां पे, और चेक करो यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करके एमिसिविटी कितनी है वहां पे। बोलो कितना आ रही है की वैल्यू? 0.49. 0.52 दिया है आंसर मेरे पास का। 0.423. एक बार देख लो कैलकुलेशन। रेडियस कितना लिखवा है? 20 नहीं, एरिया लिखवा है ना सीधे? Yes, sir. Area दिया है. एरिया दिया है 25 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है अपने, तो सीधे ए की वैल्यू पुट करनी है फिर तो वहां पे। देखो चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, वहां पे जो आंसर दिया है 0.52 दिया है। कर लोगे ना कैलकुलेशन तो चेक इसको। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। वे है ना? Yes, sir. लिखो फिर वहां पे, a thin brass rectangular plate, a thin brass rectangular plate या sheet of side 15 centimeter
एंड 12 सेंटीमीटर। तो एक शीट है जिसकी लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइड 15 centimeter by 12 centimeter is heated in a furnace, to 600 degrees Celsius and taken out. How much electric power is needed? यानी शीट को हम ऐसे बाहर लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं? और जब शीट को हम बाहर लेके आ रहे हैं तो इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? इसका टेम्परेचर दिया है वहां पे 600 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट कर देना केल्विन में इसका। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू मेंटेन द शीट एट दिस टेम्परेचर। How much electric power is needed to maintain the sheet at this temperature, given that emissivity given है इसकी 0.25, given that emissivity is 0.25 और सिग्मा की वैल्यू वही लेनी है 5.67 into 10 to the power -8 SI सिस्टम में। अब बताओ शीट का टेम्परेचर क्या रखना है वहां पे, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू मेंटेन द शीट एट दिस टेम्परेचर। बताओ शीट का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के कारण शीट एनर्जी क्या कर रही होगी? एमिट कर रही होगी। कितना होगा एमिट करने का रेट? तो एमिट करने का रेट होगा EA सिग्मा T to the power 4। अच्छा, जिस रेट से ये एनर्जी एमिट कर रही है उसी रेट से अगर हीटर एनर्जी सप्लाई करेगा तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा टेम्परेचर। अगर मान लो ये प्लेट, देखो अगर ये प्लेट मान लो 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी एमिट कर रही है और उसी टाइम पे हीटर 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी दे देगा, तब तो शीट का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बताओ सराउंडिंग का कोई टेम्परेचर दिया है क्या? नो नहीं। तो इसका मतलब है कि वो हीट तो ले नहीं पा रही है। जो भी हीट वो लेगी किसके कारण लेगी? वो इलेक्ट्रिक हीटर के कारण लेगी वहां पे। तो ये जो पावर रहेगा, इस पावर को हम किसके बराबर इक्वेट करें? अच्छा, यही पावर हमें कैलकुलेट करना है ना। बस ये कैलकुलेट कर लो, वहां पे सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो ये पावर कितना होगा। जो एनर्जी को एमिट करने का रेट होगा उतने ही रेट से हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करेगा और बताओ पावर कितना है? 148.201। यस सर। 148.201 गलत है। अबे शीट है, ये बताओ शीट के कितने एरिया होंगे? 6। अबे 6 कहां से? थिकनेस दी है? नो सर। तो शीट का एक तो ऊपर का एरिया होगा और नीचे का एरिया होगा। तो गलती तुम उसमें ये कर दोगे भाई, पावर जो रहेगा E की वैल्यू तो आ गई 0.25, लेकिन एरिया बताओ ट्वाइस ऑफ होगा कि नहीं होगा? ट्वाइस ऑफ L इंटू बी इंटू सिग्मा T टू दी पावर 4। समझ में नहीं समझ में आ रहा है? जो भी शीट है, शीट बेसिकली क्यूबॉइड है, लेकिन उसकी थिकनेस को तो नेग्लेक्ट करना है। तो हमें केवल ऊपर का सरफेस एरिया लेना है, नीचे का सरफेस एरिया लेना है, तो ट्वाइस ऑफ L इंटू बी करना पड़ेगा वहां पे। 296.4। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना है, ए वहां पे सरफेस एरिया होता है, एरिया नहीं है केवल। ए जो था, ए वहां पे सरफेस एरिया लेना है। तो शीट का ऊपर का एरिया भी आएगा और नीचे का भी एरिया आएगा। कितना बोल रहे हो?
296.4। चेक करो आंसर इतना Yes, दिखा है sir. मेरे। Yes, sir. जो आंसर है इसका वो दिया है 296.4 वॉट। आया कि नहीं ये समझ में सबको इतना? Yes, sir. अच्छा, अगर थिकनेस होती तो फिर हम वो क्यूबॉइड का पूरा एरिया निकालते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एमिसिविटी ऑफ अ टंगस्टन इज अप्रोक्सीमेटली 0.35। रब कर रहा हूं मैं। द एमिसिविटी ऑफ अ टंगस्टन इज अप्रोक्सीमेटली 0.35। A tungsten sphere 1 centimeter in radius. A tungsten sphere 1 centimeter in radius is suspended within a large evacuated chamber whose walls are at temperature 300 Kelvin. Whose walls are at temperature 300 Kelvin. A tungsten sphere 1 centimeter in radius is suspended within a large evacuated chamber whose walls are at 300 Kelvin. What power input is required? What power input is required to maintain the sphere at a temperature of 3000 Kelvin? तो इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर 3000 केल्विन। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कितना पावर हम सप्लाई करें जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर कितना रहे? 3000 केल्विन ही रहे। सिग्मा की वैल्यू वही लेनी जो अपन ने भी यूज करी थी। अब बताओ, सबसे पहले इसका पहले हमने पावर कैलकुलेट किया नहीं कैलकुलेट किया? बताओ, सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण ये एनर्जी लेगी और खुद के कारण ये लूज करेगी, तो फॉर्मूला ये होगा नहीं होगा? ई ए सिग्मा 3000 टू दी पावर 4 माइनस, बताओ यही नेट हीट का लॉस होगा कि नहीं होगा पर सेकेंड में? भाई खुद के टेम्परेचर के कारण लूज करेगी, सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण गेन करेगी। यस सर। तो नेट हीट का लॉस यही है कि नहीं है? यस सर। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कब हो पाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो पाएगा जिस रेट से एनर्जी लूज कर रही है उसी रेट से हम एनर्जी क्या कर दें? प्रोवाइड कर दें। तो जो पावर हम प्रोवाइड कर रहे हैं पी नॉट, बताओ वो पी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पी इसका पावर है, तो जिस रेट से एनर्जी लूज कर रही है उसी रेट से अगर हम एनर्जी सप्लाई कर देंगे तो उस केस में बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे। एरिया वहां पे क्या हो जाएगा? स्फीयर है, और रेडियस दिया है सेंटीमीटर में, कन्वर्ट कर दो मीटर में वहां पे। सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो, जो आंसर दिया है वो दिया है 2019.8 वॉट। 2019.8 वॉट।
Yes, sir. देखो Yes, आ sir. रहा है नहीं आ रहा है 2019.8 कैलकुलेशन करना है वहां पे अब, और अभी तो यूज करो कैलकुलेटर। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है उसकी वैल्यू गिवन रहती है, और जो सिंपल है ना कैलकुलेशन तभी। Yes, sir. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो कर लेना इसको कैलकुलेशन और चेक करना पावर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. लिखो नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन, लिखो यहाँ पे अ कॉपर स्फेयर, a copper sphere is suspended in an evacuated chamber maintained at 300 Kelvin. तो इस तरह से बोल रहा है वहां पे। ये हो गया तुम्हारा स्फेयर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कॉपर स्फेयर इज सस्पेंडेड इन एन इवेक्युएटेड चैम्बर मेंटेन्ड एट 300 केल्विन। तो इसका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन किया गया है कितना, 300 केल्विन। द स्फेयर इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। तो स्फेयर को हम कितने टेम्परेचर में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्फेयर को हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। अच्छा, अपने आप पॉसिबल हो पाएगा क्या ये चीज? No, sir. क्योंकि No, sir. अपने टेम्परेचर के कारण वो एनर्जी लूज करेगी और सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण एनर्जी वो गेन करेगी। बताओ क्या चीज का रेट ज्यादा होगा? एमिट। एनर्जी को एमिट करने का रेट ज्यादा होगा। अब कांस्टेंट रखना है तो कोई सोर्स होगा एक्सटर्नल जो क्या कर रहा होगा, हीट प्रोवाइड कर रहा होगा स्फेयर को। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन बाय हीटिंग इट इलेक्ट्रिकली। A total of 210 watt of electric power is needed to do it. A total of 210 watt of electric power is needed to do it. When the surface of the copper sphere, लिखा वहां तक? Yes, sir. अब उसके आगे लिखो वहां पे, when the surface of a copper sphere is completely blackened. When the surface of the copper sphere is completely blackened, 700 watt is needed to maintain the same temperature of the sphere. When the surface of the copper sphere is completely blackened, 700 watt is needed to maintain the same temperature of the sphere. Calculate the emissivity of the copper. Calculate the emissivity of the copper. पहले तो सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले तो लिखा कि नेट हीट का लॉस कितना है। तो पहले पावर का फॉर्मूला लिखा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा ई ए सिग्मा 500 टू दी पावर 4 माइनस 300 टू दी पावर 4। अच्छा, इनिशियली पावर कितना है? इतना 210
इसका लॉस हो रहा है, इस रेट से हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कितना दिया था 500 ना, नहीं 210। 210। yes sir. अच्छा, सेकंड केस में हमने बॉडी को ब्लैक एंड कर दिया, तो जब ब्लैक करोगे तो एमिसिविटी कितनी हो जाएगी? 1. 1। ये हो जाएगा ए सिग्मा, फिर से 500 टू दी पावर 4 माइनस 300 टू दी पावर 4, और पी डैश किसके बराबर हो जाएगा? पी डैश हो जाएगा वहां पे 700 के बराबर। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 0.3। कुछ तो कैंसिल आउट होगा, ई की वैल्यू क्या होगी? 700 अपॉन 210 है ना, 0.3। कैंसिल आउट होनी है वहां पे, यस सर। तो कितना रहा ई की वैल्यू? 0.3. 0.3। तो यही हमारी बॉडी की वहां पे क्या है, एमिसिविटी है। देखो आया कि नहीं आया इतना? Yes sir. लिखो, क्वेश्चन लिखो वहां पे। टू सॉलिड कॉपर स्फेयर, टू सॉलिड कॉपर स्फेयर, टू सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस, यहां पे दो स्फेयर की बात कर रहे हैं, और दोनों का रेडियस अलग अलग है। एक का रेडियस दिया है वहां पे 15 सेंटीमीटर, और दूसरे का दिया है वहां पे 20 सेंटीमीटर, एंड बोथ आर ए टेम्परेचर, इसका भी और इसका भी, दोनों का टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 50 डिग्री सेल्सियस, तो जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर वहां पे दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, दोनों ही बॉडी नेट एनर्जी क्या कर रही है, लूज कर रही है नहीं कर रही है? Yes sir. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला लिखो वहां पे, द रेशियो ऑफ हीट लॉस पर सेकेंड फ्रॉम देयर सरफेस इनिशियली, the ratio of the heat loss per second from their surface initially, और सेकेंड पार्ट में लिखो वहां पे, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग इनिशियली। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो कैलकुलेट क्या करना है, द रेशियो ऑफ द हीट लॉस पर सेकेंड फ्रॉम देयर सरफेस इनिशियली, और दूसरा क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग इनिशियली। इनिशियली का मतलब जब टेम्परेचर 60 था। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है? टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है कि नहीं है? Small. तो पहले हमने पावर का फॉर्मूला क्या लिखा होगा, पहले हमने पावर का फॉर्मूला लिखा ई ए सिग्मा, फिर क्या लिखा वहां पे, टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। यही है कि नहीं है वहां पे?
अरे ये कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा था वहां पे? वैसे तो हम डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन वहां पे याद होगा हमने बाइनोमियल अप्लाई करी थी, हमने लिखा था P इक्वल्स टू ई ए सिग्मा। टी को हमने क्या लिखा था याद है? टी को हमने टी नॉट प्लस डेल्टा टी टू दी पावर 4 लिख दिया था वहां पे। अभी याद है कि नहीं याद है तुम लोगों को कुछ? जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो टी माइनस टी नॉट होगा कि नहीं होगा? तो टी की जगह हमने पुट कर दिया था टी नॉट प्लस डेल्टा टी। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जरूरत तो पड़ेगी नहीं वहां पे। फिर हमने क्या लिखा था? ई ए सिग्मा। क्या चीज बाहर निकाल ली थी वहां पे? T naught to the T power. naught to the power टी 4. नॉट टू दी पावर 4 बाहर निकाला था। इसको सिंप्लीफाई किया था तो क्या बना था? 1 प्लस 4 टाइम्स Delta डेल्टा टी बाय टी नॉट T naught. माइनस 1। हायर पावर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। Yes, sir. तो वहां पे जो इक्वेशन निकल के आई थी पावर की, वो निकल के आई थी ई ए सिग्मा टी नॉट की क्यूब। 1 से 1 कैंसल आउट था और साथ में था टेम्परेचर डिफरेंस। बताओ यही इक्वेशन बनी थी कि नहीं बनी थी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए? Sir, 4 EA. 4 EA. Yes, sir. 4. to the power. हाँ 4 यहां पे था, 4 आगे लगा दो। अब क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो। इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, केल्विन में कन्वर्ट कर देना, तो डिफरेंस तो वही निकल के आएगा 10। तो डेल्टा टी वही रहेगा, टी नॉट वाली टर्म भी कैंसिल आउट होगी, केवल एरिया से ही फर्क पड़ेगा वहां पर रेशियो का। तो चेक करो इनिशियली रेशियो क्या आ रहा है, P1 बाय P2। दोनों सेम मटेरियल के हैं तो दोनों की एमिसिविटी वहां पे सेम है, केवल सरफेस एरिया डिफरेंट है। तो चेक करो वहां पे P1 बाय P2 क्या देगा तुम्हारा? Three by 4. कितना? 3 by 4. 3/4 आ रहा है क्या? सर टेम्परेचर सेम है, रेडियस का रेशियो होगा सिर्फ। तो आर स्क्वायर होगा ना वहां पे। सॉरी सर। आर का कौन बनेगा? 4πr स्क्वायर है ना एरिया तो। यस सर। 9 by अभी 20. जो एरिया कैलकुलेट करने जाओगे तो एरिया तो 4πr स्क्वायर लोगे, तो वो R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर का बनेगा रेशियो। यस सर। Yes, sir. 4/3 का स्क्वायर ना, कितना 16/9 कि 9/16? 9 by 16. 9/16। चेक कर लो वहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सेकंड केस में क्या, किसका रेशियो कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ कूलिंग का। Cooling. बताओ इसको हमने किसके बराबर इक्वेट किया था वहां पे? रेट ऑफ कूलिंग के लिए पावर था कि नहीं था? और इसको हमने किसके बराबर इक्वेट कर दिया था वहां पे? M इंटू S इंटू क्या था? यही था नहीं था वहां पे रिलेशन? Yes, sir. अब M वहां पे बॉडी का मास था, S वहां पे क्या था? स्पेसिफिक हीट थी। तो S तो दोनों के लिए सेम रहेगा, मटेरियल सेम है। Yes, है sir. ना? तो अब अगर हम रेट ऑफ कूलिंग की बात करें माइनस dt बाय dt की, तो ये क्या था? ये था 4EA सिग्मा अपॉन M इंटू S टी नॉट क्यूब इंटू डेल्टा टी। तो फर्क किसका आएगा? एरिया भी आएगा और मास भी आएगा। अब चेक करो सॉलिड है कि हॉलो है। सॉलिड दिया है कि नहीं दिया? Yes, मास sir. को क्या लिखोगे? मास को लिखो अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब जब हम रेशियो लेंगे रेट ऑफ कूलिंग का, तो वहां पे A1 बाय M1 और A2 बाय M2
इस तरह से आएगा वहां पे। अब चेक करो रेशो क्या आएगा फिर वहां पे। So 4/3. यहाँ पे जाना दोनों का मास अलग हो जाएगा, डेंसिटी सेम रहेगी जरूर वहां पे। बोलो कितना आ रहा है रेशो? 4/3. देखो चेक करो रेशो 4/3 बन रहा है क्या फिर? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। देखो इसको भी लिखो वहां पे। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, रब कर रहा हूं मैं इसको। देख कर लोगे ना कैलकुलेट अब वहां पे। यहां पे केवल रेशो में क्या आएगा, एरिया और मास दोनों को अब कंसिडर करना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन लिखो वहां पे। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी आर सस्पेंडेड इन एन एयर चैम्बर विच इज मेंटेन्ड। एक चैम्बर है और इस चैम्बर को हमने मेंटेन किया है कितने टेम्परेचर पे? 50 डिग्री सेल्सियस पे। टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी आर सस्पेंडेड, तो दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिनको यहां पे हमने सस्पेंड किया। एक तो हो गया ए और दूसरा हो गया बी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट लॉस्ट पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट लॉस्ट per second from the surface of the sphere if A and B are maintained at temperature 60 degrees Celsius and 55 degrees Celsius. यानी फर्स्ट केस में बोल रहा है ए का टेम्परेचर कितना लेना है, 60, बी का 55। और सेकंड केस में क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 250 एंड 200 डिग्री सेल्सियस। दो केस हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट केस में ए और बी का टेम्परेचर दिया है 60 और 55, सेकंड केस में ए और बी का टेम्परेचर दिया है 250 और 200। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट लॉस्ट पर सेकेंड। अच्छा, दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है कि नहीं है? इसका मतलब Yes, sir. एमिसिविटी दोनों की सेम होगी, दोनों का एरिया भी वहां पे क्या होगा, Same. सेम होगा। सेम। करो, क्या करोगे वहां पे? फर्स्ट केस बताओ रिजल्ट क्या निकल के आता है। अच्छा, फर्स्ट केस में अगर चेक करेंगे, ये बताओ दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है? स्मॉल। स्मॉल। बताओ फर्स्ट केस में अगर जाओगे तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी स्मॉल है कि नहीं? और अभी हमने कैलकुलेट किया था, पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आया था अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है तो 4EA सिग्मा T0 क्यूब इंटू डेल्टा टी। चेक करो, यही बना था ना अभी रिजल्ट। यस सर। 4EA सिग्मा T0 क्यूब डेल्टा टी। तो अब यहां से चेक कर लो P1 बाई P2। भाई एक के लिए टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा कितना, 5, और दूसरे के लिए टेम्परेचर डिफरेंस 10। अब चेक कर लो रेशो कितना, बाकी सब टर्म रेशो लेने पे कांस्टेंट हो रही होगी। बताओ A बाय B के लिए क्या निकल के आएगा?
1/2. 1/2, yes. देखो चेक करो a बाय b के लिए 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, 2 sir. to 1. a ऊपर आएगा ना बे? Yes, sir. क्या 2:2. 2:1 आएगा ना? 1:2 क्यों आएगा? Yes, sir. 2:1. ए के लिए टेम्परेचर डिफरेंस 10 है, बी के लिए 5 है, Yes, sir. तो चेक करो रेशियो जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2:1। लेकिन बताओ सेकंड केस की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है क्या? नो सर। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस लार्ज है, और मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस लार्ज है तो फिर जो नेट एनर्जी का रेट था वो था ई ए सिग्मा e टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। तो अब इस फॉर्मूले को वहां पे यूज करना है। और तुम्हें टेम्परेचर की पावर 4 करो, या केल्विन में कन्वर्ट कर देना पहले टेम्परेचर को जरा। So 1.632. कितना? 1. 632. चेक करो रेशियो अब कितना आ रहा है पी ए बाय पी बी का। पी ए बाय पी बी चेक करो वहां पे 632. देखो चेक करो सेकंड केस में रेशियो इतना बन रहा है क्या? यस सर। सर हाँ बोलो सर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते नहीं है क्या हमको? क्या? टेम्परेचर को केल्विन में लेना है क्या? और क्या, ये तो लिखवाया है ना। अबे टी टू दी पावर 4 है। यस सर। टी माइनस टी नॉट कौन है अब वहां पे? 4 टाइम्स करो तो वही रिजल्ट मिलेगा क्या? ये तो तुम मुझे जरा, अगर एक No, का sir. टेम्परेचर 10 है, एक का टेम्परेचर 8 है तो 2 मिलता है। अब इसको 4 टाइम्स करो और इसको 4 टाइम्स करो तो 2 मिलेगा क्या डिफरेंस? नो सर। आया कि नहीं समझ में? Yes, sir. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे क्वेश्चन, लिखो वहां पे सिलेंड्रिकल रॉड, a cylindrical rod of length 1 meter, a cylindrical rod of length 1 meter is fitted between, a cylindrical rod of length 1 meter is fitted between a large ice chamber at 0 degrees Celsius. A cylindrical rod of length 1 meter is fitted between a large ice chamber at 0 degrees Celsius and an evacuated chamber maintained at 27 degrees Celsius as shown in figure. As shown in figure. तो इस तरह से यहां पे एक रॉड है,
ये रॉड यहाँ पे कनेक्टेड है एक चैम्बर से, और ये जो चैम्बर है इसमें तो आइस है, और आइस कितने पे बोल रहा है वहां पे? 0. 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहां पे एक और चैम्बर है, लेकिन इस चैम्बर में क्या वैक्यूम हमने क्रिएट किया नहीं क्रिएट किया? तो ये एक हमारा इवेक्युएटेड चैम्बर है और इसका टेम्परेचर जो है, इसका 27. टेम्परेचर दिया है वॉल का 27 डिग्री सेल्सियस। देखो ये कि नहीं है वहां पे? Yes, sir. अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द रॉड, only small portion of the rod are inside the chamber. यानी दोनों ही जगह रॉड का केवल थोड़ा सा ही पार्ट चैम्बर के अंदर है। only small portion of rods only small portions of rod are inside the chamber and the rest is thermally insulated from the surrounding तो बताओ ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने इंसुलेट कर दिया ही नहीं कर दिया? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द क्रॉस सेक्शन गोइंग इनटू इवैक्यूएटेड चैम्बर इज ब्लैकेंड। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हमने ब्लैक कर दिया है पूरा, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन हमने पूरा ब्लैक कर दिया, ये पूरा पोर्शन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द क्रॉस सेक्शन गोइंग इनटू द इवैक्यूएटेड चैम्बर इज ब्लैकेंड सो दैट it completely absorbs any radiation falling into it. The cross section going into the chamber is blackened so that it completely absorbs any radiation falling on it. The temperature of the blackened end is 17 degrees Celsius. तो ये जो blackened end है इसका टेम्परेचर हमने 17 degree Celsius given है. The temperature of the blackened end is 17 degrees Celsius when steady state is reached. तो 17 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जब तुम्हारा पूरा सिस्टम किस में आ चुका है? स्टडी स्टेट में आ चुका है। स्टेफन कांस्टेंट की वैल्यू लिख लो वहां पे 6 ले लेना, 5.8 की जगह वो इसको बोल रहा है 6 लेके सॉल्व करो। 6 इंटू 10⁻⁻8 एसआई सिस्टम में। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि 29 की पावर 4 इसकी वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है 707281। तो कहीं पे वैल्यू आएगी, तो 29 टू दी पावर 4 की वैल्यू लेनी है 707281। अब सॉल्व करो कि रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो। अच्छा, जो क्रॉस सेक्शन है जिसको हमने ब्लैक किया है वो स्टडी स्टेट में है कि नहीं? ये जो पोर्शन है क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये पोर्शन हमारा स्टडी स्टेट में है। अच्छा, कोई बॉडी स्टडी स्टेट में कब होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम।
जिस रेट से वो एनर्जी लेगी, बताओ उसी रेट से वो एनर्जी लूज करनी चाहिए नहीं लूज करनी चाहिए? यस सर। अच्छा, ब्लैक बॉडी का खुद का टेम्परेचर कितना है? 17 है कि नहीं है? 17. सराउंडिंग का कितना है? अबे सराउंडिंग का 27. कितना है? 27। बताओ 27. ये जो एंड हमने ब्लैक किया है, ये एनर्जी ज्यादा लेगा या एमिट करेगा? रेडिएशन के कारण एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब ज्यादा Absorb. करेगा। Absorb तो करेगा. पहले ये कैलकुलेट करो कि ये नेट कितनी एनर्जी ले रहा होगा। अब जितनी एनर्जी वो ले रहा है उतनी एनर्जी वो पास कर दे, किसके कारण? कंडक्शन के कारण। बताओ उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में नहीं समझ में? ये जो रॉड है, इस रॉड के थ्रू, बताओ इस रॉड के थ्रू कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes sir. तो कंडक्शन के कारण ये एनर्जी लूज करे नहीं लूज करेगा? इस डायरेक्शन में एनर्जी लूज कर रहा होगा। और रेडिएशन के कारण ये एनर्जी वहां पे क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ध्यान ना, यहां पे दो चीजें हो रही हैं, रेडिएशन भी हो रहा है और साथ में कंडक्शन भी हो रहा है। रेडिएशन के कारण वो नेट एनर्जी ले रहा होगा और कंडक्शन के कारण वो नेट एनर्जी लूज कर रहा होगा। अब बताओ पहले कंडक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था हीट करंट का? बोलो। 17 - 0. हीट करंट का फॉर्मूला था के ए, और याद होगा एरिया कौन सा लेते थे? एरिया हम वहां पे यही वाला एरिया लेते ही नहीं लेते हैं। तो रिजल्ट हो जाएगा के ए। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे? 17 - 0. 17 - 0 अपॉन एल था कि नहीं था? और इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड है कि नहीं है? एच हीट करंट था, Q/T जूल पर सेकेंड। तो ये एनर्जी को लूज करने का रेट है कि नहीं? अच्छा बताओ एनर्जी को गेन करने का रेट क्या है? एनर्जी को गेन करने का रेट है, बताओ ब्लैक किया है तो एमिसिविटी कितनी? इसको हमने ब्लैक किया है तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? Yes तो sir. E तो हो गया 1। एरिया क्या लिया जाएगा बताओ? एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसको ए ही लिखे रहने दो वहां पर। ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो फॉर्मूला था ई ए सिग्मा। अब कितना हो जाएगा? 27 270 यानी कितना? 300 टू दी पावर 4 यस माइनस क्या हो जाएगा? 290 290 टू दी पावर 4। ये हो गई इक्वेशन 2 और इन दोनों को वहां पे इक्वेट करें और चेक करो के की वैल्यू कितनी आ रही है। एक बार चेक करो, एसआई सिस्टम में इसका आंसर दिया है 3.6। कैलकुलेट करके देखो जरा। चेक करो जरा। तो आंसर लिखा हुआ है मेरे पास 8 का 3.6 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। Yes sir. तो ध्यान ना, कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जहां पे कंडक्शन और रेडिएशन वहां पे क्या होता है? दोनों हो रहे होते हैं। लिखा है इतना? Yes sir. लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, ऐसे ही है।
सर आंसर क्या है इसका? 3 पॉइंट कितना बोला? 3.6 SI सिस्टम में। ओके सर। आ जाएगा ना? तो 3.27 आया था। अब चेक कर लेना कैलकुलेशन यार, मेरे पास कितना लिखा था मैंने? 3.62. 3.6 SI सिस्टम में। एक बार चेक कर लेना वैल्यू। लिखो नेक्स्ट Okay, क्वेश्चन लिखो। One end of a rod of length 20 centimeter is inserted in a furnace at 800 Kelvin। तो यहां पे एक फर्नेस है, और ये जो फर्नेस है इसमें हमने एक रॉड को लाके वहां पे इंसर्ट किया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? वन एंड ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड इन अ फर्नेस एट 800 केल्विन। तो जो फर्नेस है उसका टेम्परेचर गिवन है, और उसका टेम्परेचर गिवन है 800 केल्विन। द साइड्स ऑफ द रॉड आर कवर्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये जो एंड है, ये एंड तो वहां पे इंसुलेटेड है, और ये एंड अगर इंसुलेटेड है तो एनर्जी ऐसी जाएगी नहीं जाएगी? हीट करेंट, जो भी एनर्जी रहेगी वो कंडक्शन के कारण क्या होगी? लेंथ के अलोंग फ्लो करेगी। अब क्या बोल रहा है? द साइड्स ऑफ द रॉड आर कवर्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड द अदर एंड एमिट्स रेडिएशन like a black body, and the other end emits radiation like a black body. The temperature of this end is 750 Kelvin. The temperature of this end ये दिया है 750 Kelvin in the steady state. The temperature of this end is 750 Kelvin in the steady state. फिर लिखो वहां पे the temperature of the surrounding air is 300 Kelvin. The temperature of the surrounding air is 300 Kelvin. अब क्या बोल रहा है? assuming radiation to be the only important mode of energy transfer between the surrounding and the open end of the rod. Assuming radiation to be the only important mode of energy transfer between the surrounding and the open end of the rod. तो यहां से जो भी एनर्जी जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है? केवल रेडिएशन के थ्रू जा रही है। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कि ये स्टडी स्टेट में आ गया कि नहीं आ गया? और स्टडी स्टेट तभी आएगा जिस रेट से इसको एनर्जी मिल रही है उसी रेट से वो एनर्जी क्या कर दे? एमिट कर दे वहां पर। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड। तो फिर से हमें रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, और सिग्मा की वैल्यू 6 × 10⁻⁻8। तो फिर से इक्वेट करेगा। कंडक्शन के कारण जिस रेट से एनर्जी मिल रही है, रेडिएशन के कारण उसी रेट से एनर्जी को क्या कर दो? एमिट करा दो।
बताओ कितना आ रहा है? 73.9. 73.9 अप्रोक्सीमेटली 74। Yes, sir. एच की वैल्यू पहले क्या लिखी तुमने? ये तो 74 आ रहा है। बताओ एच की वैल्यू क्या लिखी? एच का मतलब हो गया के, ए टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 800 माइनस 750। 750। रॉड की लेंथ गिवन थी ना वहां पे? Yes, sir. यस सर, 20 सेंटीमीटर। ये तो हो गया कंडक्शन के कारण इतनी एनर्जी मिल रही है उस एंड को। अब वो एंड कितनी एनर्जी लूज कर रहा है? तो उसको क्या ब्लैक किया है ना पूरा? Yes, sir. यस तो एमिसिविटी 1, 1 एरिया ए, सिग्मा। अब टी वहां पे क्या हो जाएगा? टी टू दी पावर 4, 750 टू दी पावर 4 माइनस 300। 300 to the power 4. अब जिस रेट से एनर्जी मिल रही है उस रेट से एनर्जी अगर लूज होगी तभी वो एंड स्टेडी स्टेट में आ पाएगा। वहां पे दोनों को इक्वेट कर दो वहां पे। लिखा? Yes, sir. यस सर। दोनों को Yes, sir. इक्वेट कर दो, के की वैल्यू चेक कर लो। 74 बोल रहे हैं ना? यस सर। 73, Yes, 74 जो ही बोल रहे हो। रब करूं? Yes, sir. अच्छा, इसमें जब तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो कुछ क्वेश्चन तुम देखोगे सन और अर्थ के भी होते हैं कि सन Yes, से I have. एनर्जी आ रही है, वो अर्थ पे पड़ रही है। लेकिन वो क्वेश्चन अभी मत ट्राई करना क्योंकि हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। जब हम लोग वेव पढ़ते हैं ना तब वहां पे हम इंटेंसिटी की बात करते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। फिर वहां पे हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर P/4πr²। तो अभी अपन ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा इंटेंसिटी का वहां पे, तो अभी जो उस तरह के क्वेश्चन उनको अभी ट्राई मत करना वहां पे। लेकिन जब Okay, अपन sir. वेव पढ़ लेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लेंगे, तब फिर अपन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वहां पे। ओके सर। है ना? अभी अपने को Okay. सिंपली जो स्टेफेंस लॉ के क्वेश्चन है वो अपन को सॉल्व करने और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने। एक दो क्वेश्चन होते हैं वहां पे अर्थ के ऊपर एनर्जी पड़ रही है या कोई सोर्स है, सोर्स से कुछ डिस्टेंस पे लाके हमने किसी ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है, तो वहां पे Yes, फिर sir. इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ता है। चलो आगे लिखो। बुक में देखा ही नहीं था तुम लोगों ने क्वेश्चन कुछ इस तरह का? यस सर, है सर। अभी अपने को इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है वहां पे। बाकी जो क्वेश्चन है अपने को ट्राई करने हैं रेडिएशन के। लिखो इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है ना वो लिखो वहां पे, नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशन, और उसी के आगे लिखो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशन। अब लिखो वहां पे, देखो जो भी बॉडी है वो बॉडी एनर्जी क्या कर रही है? मोस्ट ऑफ द केस में वो एनर्जी क्या करती है? एमिट ही करती है नेट। तो अभी जब भी हम किसी हॉट बॉडी को सराउंडिंग में लेके आते हैं तो मोस्टली वो एनर्जी क्या करती है? एमिट ही करती, नहीं करती है? Yes, sir. अब वहां पे ग्राफ है और ये जो ग्राफ है वो बोलता है, प्लॉट किया गया है किसके बीच का? एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का।
और जो एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेगा। ये मान लो T1 टेम्परेचर, T2 पे, नीचे की ओर जा रहा है तो ये T3, और ऑर्डर क्या है टेम्परेचर का, T3 ज्यादा है T2 से और T2 ज्यादा है T1 से। तो T वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में बॉडी एनर्जी क्या कर रही है, एमिट कर रही है। तो लिखो वहां पे, फ्रॉम द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, from the energy distribution curve of black body radiation, from the energy distribution curve of black body radiation, वो लाइन एंड में नीचे की ओर जाती है, वहां पे उसको सही कर लेना, वहां पे ऐसा ऊपर नहीं जाएगी, नीचे की ओर ही लेके जाना उस लाइन को, ऐसा। तो लिखो वहां पे कुछ ग्राफ की प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, फ्रॉम द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अच्छा, ये हमारी क्या है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसपे एनर्जी क्या हुई है, मैक्सिमम एमिट हुई है कि नहीं एमिट हुई है। ये T2 टेम्परेचर में मिल रही है, ये T3 टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ है। तो लैम्डा एम हमारी वो वेवलेंथ है जिसके लिए एनर्जी क्या हुई है, मैक्सिमम एमिट हुई है। तो लिखो वहां पे, द हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, पहला पॉइंट लिखो वहां पे इस कर्व का, द हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, द हायर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, द हायर इज द एरिया अंडर कर्व, the higher the temperature of a body, the higher is the area under the curve, that is करके लिखो वहां पे, more amount of energy is emitted by the body at higher temperature. The higher the temperature of a body, the higher is the area under the curve, that is more amount of energy is emitted by the body at higher temperature. बताओ, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एरिया अंडर कर्व भी क्या होगा, ये जो एरिया आ रहा होगा ये एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वहां पे। Yes, sir. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एरिया अंडर कर्व भी वहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा लिखो वहां पे, द एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी, द एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, द एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। The energy emitted by the body at different temperature is not uniform. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन टेम्परेचर देयर इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा एम, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, for a given temperature there is a particular wavelength lambda m for which the energy emitted is maximum. For a given temperature there is a particular wavelength lambda m for which the energy emitted is maximum.
फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो इस ग्राफ का, विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, with an increase in temperature of the black body, with an increase in the temperature of a black body, the maxima of the curve shifts towards shorter wavelength. बताओ ये शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ? जब हम लेफ्ट की ओर जा रहे होंगे तो वेवलेंथ वहां पे क्या होगी, डिक्रीज कर रही होगी वहां पे। तो क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट, विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी द मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। और जो फॉर्मूला निकल के आता है विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, वो निकल के आता है लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जिसपे एनर्जी एमिटेड क्या है, मैक्सिमम है। तो लैम्डा एम इंटू टी कांस्टेंट के बराबर होती है, और इसी को हम बोलते हैं विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जहां पे ये फॉर्मूले को भी हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो लैम्डा एम वो वेवलेंथ है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहां पे एनर्जी को एमिट करने, जहां पे एनर्जी क्या हुई है, मैक्सिमम एमिट हुई है। तो रिजल्ट वहां पे निकल के आ रहा है लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी। तो कुछ क्वेश्चन देखोगे जहां पे इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, यूज करना है। देखो इतना सबको क्लियर हुआ ही क्लियर हुआ। बी वहां पे अपना विंड्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, तो वो क्वेश्चन तुम्हें गिवन रहेगा हमेशा।